नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी भी देश का भविष्य तय करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D। ये एक ऐसी रेस है जिसमें आगे रहना तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इनोवेशन की इस दौड़ में आखिर नंबर वन है कौन? आज हम एशिया के 3 सबसे बड़े प्लेयर्स पर फोकस करेंगे: भारत, चीन और साउथ कोरिया। देखिए, इन तीनों देशों का गोल तो एक ही है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दुनिया का लीडर बनना। लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और यही चीज इस पूरे एनालिसिस को बहुत दिलचस्प बना देती है। तो इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि कौन सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है, इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं और सबसे जरूरी, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। पैसा कौन सबसे ज्यादा लगा रहा है, क्योंकि असली कहानी और असली अंतर यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। साउथ कोरिया अपनी जीडीपी का लगभग 5% R&D पर खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन 2.68% पर है और भारत सिर्फ 0.7% पर। मतलब हम कोरिया से लगभग 7 गुना और चीन से करीब करीब 4 गुना पीछे हैं। और भारत के लिए एक और बड़ी मुश्किल यह है कि यह पैसा आ कहां से रहा है। हमारे कुल R&D खर्च का लगभग 75% हिस्सा सरकार से आता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का योगदान सिर्फ 25% है। ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, खासकर जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं। इस गैप को और अच्छे से समझने के लिए जरा ये देखिए। चीन की सिर्फ एक कंपनी हुआवे R&D पर अकेले $25 अरब खर्च करती है, और ये रकम भारत के पूरे देश के करीब $30 अरब के R&D बजट के लगभग बराबर है। सोचिए, एक कंपनी और एक पूरा देश। और ये सिर्फ चीन की ही कहानी नहीं है। साउथ कोरिया में सैमसंग जैसी कंपनी का R&D बजट अकेले ही भारत के पूरे सरकारी R&D बजट से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कितनी कितनी जरूरी है। तो ये तो हुई खर्च की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है। हर देश की अपनी एक अलग ही स्ट्रैटेजी है। इस स्लाइड में तीनों देशों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ दिखती है। साउथ कोरिया हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्रोजेक्ट्स पर दाव लगा रहा है, जैसे कि 6G, AI सेमीकंडक्टर और अगली पीढ़ी की बैटरीज। चीन का लक्ष्य मेड इन चाइना 2025 के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G और रोबोटिक्स जैसे एरिया में आत्मनिर्भर बनना है। और भारत अपनी नई RDI और ANRF जैसी योजनाओं के जरिए क्वांटम, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर जैसे नए उभरते हुए सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और अलग अलग स्ट्रैटेजी के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि भाई नतीजे क्या हैं? इनोवेशन के स्कोरबोर्ड पर आखिर कौन कहाँ खड़ा है? देखिए, साउथ कोरिया पेटेंट्स के मामले में, मतलब पर कैपिटा पेटेंट्स में दुनिया में नंबर 1 है, और सैमसंग और LG जैसी ग्लोबल कंपनियां उसी की देन है। चीन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। भारत की भी अपनी कामयाबियां हैं। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और पिछले 1 दशक में हमारे पेटेंट्स में 17 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और एक अच्छी खबर भी है, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तेजी से ऊपर आ रहा है। हम 2020 में 48वें नंबर से चढ़कर अब 38वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये सुधार दिखाता है कि हम सही दिशा में तो बढ़ रहे हैं, भले ही अभी रफ्तार थोड़ी धीमी हो। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, भारत इस रेस में आगे निकल कैसे सकता है? यहाँ एक 10 साल का रोड मैप है, जो 5 बड़े कदमों पर आधारित है। पहला कदम, 2030 तक R&D खर्च को GDP के 2% तक ले जाना होगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को टैक्स इंसेंटिव्स देकर 50% तक पहुंचाना। तीसरा, हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग पायनियर फंड बनाना। चौथा, चीन के मॉडल की तरह मैन्युफैक्चरिंग को R&D से सीधे जोड़ना। और पांचवां, यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए जो फंडिंग अभी सिर्फ 7% है, उसे बढ़ाकर कम से कम 20% करना। देखिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स ने हमें 2 बहुत जरूरी सबक सिखाए हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है, साउथ कोरिया ने दिखाया कि चमत्कार इंटेंसिटी यानी तीव्रता से होते हैं, और चीन ने दिखाया कि चमत्कार स्केल यानी बड़े पैमाने पर काम करने से होते हैं। भारत को शायद इन दोनों का एक मिला जुला रास्ता अपनाना होगा। तो आखिर में सवाल यही है, भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है और मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो क्या सही पॉलिसीज और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ भारत 2035 तक इस R&D की रेस में चीन और कोरिया को पीछे छोड़ सकता है?
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एक ऐसा मौका भी है जिसे हम गंवा नहीं सकते।